अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की गूंज जोर पकड़ रही है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि सूबे में इंतजामी कंट्रोल संभालने के लिए मुमकिना गवर्नर की तकर्री पर वफाकी हुकूमत मुशावरत कर रही है ताकि गवर्नर राज की सूरत में सूबाई उमूर मजबूत हाथों में मुंतकिल हो सके। इस वक्त हुकूमत के सामने पहला ऑप्शन यह है कि मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर राज के नफाज की जिम्मेदारी संभाले और इसी तनाजुर में उनके नाम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर फैसल करीम कुंडी को इस किरदार के लिए कबूलियत ना मिल सकी तो इस सूरत में हुकूमत ने 3 बड़े सियासी नाम भी बतौर मुतबादिल सामने रखे। इनमें साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती हैं, परवेज़ खटक और आफ्ताब शेरपाव शामिल है। ये तीनों शख्सियात सूबाई सियासत में तजर्बा रखने के बायस मुमकिना तौर पर गवर्नर राज की निगरानी कर सकती हैं। ज़राए के मुताबिक अगर सियासी नामों पर भी इत्तफाक नहीं होता तो मुतवक्के गवर्नर के तौर पर 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम भी ज़ेर गौर आ सकते हैं, जैसा कि जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी, जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और जनरल रिटायर्ड तारिक खान। इन शख्सियात को शामिल करने का मकसद ये है कि अगर सियासी माहौल मज़ीद पेचीदा होता है तो ऐसे गवर्नर्स की तैनाती मुमकिन हो जो हालात का सख्ती से मुकाबला कर सके। यानी ये सारी सूरत हाल ये साबित करती है कि वफाक सूबे में गवर्नर राज के मुमकिना नफाज के लिए कई रास्ते खुले रखे हुए हैं। अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से जब उनकी मुमकिना तब्दीली के सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस खबर से लाइलमी का इजहार कर दिया। उनका इस हवाले से क्या कहना था, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। यानी फैसल करीम कुंडी सूबे में गवर्नर की तब्दीली के हवाले से वाकफियत नहीं रखते, जबकि हुकूमत वाज़े तौर पर यह इंदिया दे रही है कि आने वाले दिनों में सूबे में 2 माह के लिए गवर्नर राज लगाया जा सकता है। इस हवाले से बैरिस्टर अकील मलिक का क्या कहना है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। इसी तरह आज पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए फैसल वोडा ने भी सूबे में मुमकिना गवर्नर राज लगने का इंदिया दिया। फैसल वोडा का कहना था कि मैंने पहले भी कहा था कि 26 नवंबर की आप तड़ी लगाएंगे तो फिर जाहिर है गवर्नर राज लगेगा और बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। इस हवाले से फैसल वोडा क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मैंने आपसे कहा था 26 नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो घंटा लगेगा, अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है, बैन लग सकता है। मैंने आपको कहा था क्योंकि मैंने नहीं बात सुनी थी। बात सिर्फ यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होती बल्कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी आज एक तरह से गवर्नर राज का तहफ़्फ़ुज़ करते दिखाई दिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि गवर्नर राज आइन में है, ये मार्शल लॉ नहीं। कैसर साहब मेरे भाई हैं, मेरे से ज्यादा तजुर्बाकार हैं, कानून को समझते हैं, स्पीकर की चेयर पे रहे हैं। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आईनी अमल है। अब असल सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में फिर से गवर्नर राज लगने की बात क्यों हो रही है। तो इस हवाले से देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर गवर्नर राज की बाज़गश सुनाई देना दरअसल उस वसी तर अदम इस्तेहकाम की अलामत है जिसने हुकूमत की बकौल सूबे की हुक्मरानी और सिक्योरिटी ढांचे को गैर मामूली दबाव में डाल रखा है। मुमकिना गवर्नर राज लगने की सबसे बड़ी और फौरी वजह बढ़ती हुई दहशतगर्दी और अमन अमान की खराबी को करार दिया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दी के वाक़यात जो है उनमें इजाफा न सिर्फ सूबाई इंतजामिया की सलाहियत पर सवाल उठाता है बल्कि वफाक के लिए भी तशवीश पैदा करता है कि सूबा कहीं दोबारा पुराने सिक्योरिटी बहरान की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। इसके साथ साथ मौजूदा सूबाई हुकूमत और रियासती इदारों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। हुकूमती सतह पर वो एतमाद और हमाहंगी नज़र नहीं आ रही जो माजी में अली अमीन गंडापुर के दौर में वफाक और सूबे के दरमियान किसी हद तक मौजूद थी। वाकिफ़ान हाल के नज़दीक ये खला सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के नफाज, हसास मामलात के फौरी फैसलों और मुश्तरका हिकमत अमली की तश्कील में रुकावट बनता दिखाई देता है। इसके अलावा सूबाई क़यादत के बाज़ बयानात, तरजीहात और तर्ज हुक्मरानी ने भी मरकज़ में बेचैनी पैदा की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इस बात पर तनकीद का सामना है कि उनकी तवज्जो सियासी सरगर्मियों पर ज़्यादा जबकि रियासती सिक्योरिटी मामलात पर कम है। फिर इसी तरह इदारों के बारे में उनके बाज़ बयानात जिनमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को जंगी जराइम से तशबीह देने का बयान भी शामिल है, जिसने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया। दूसरी जानिब अलीमा खान और नूरीन खान के भारतीय चैनल्स को दिए गए मुबैना इंटरव्यूज़ ने सियासी और सफारती फ़ज़ा में मजीद तनाव पैदा किया है। साथ ही सूबाई हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वादिय तीरा में पोस्ट की काश्त की इजाज़त दी जा रही है और मुबैना तौर पर TTP को भत्ता दिए जाने की बातें की जा रही हैं, जिन्हें बहरहाल सूबाई हुकूमत सख्ती से मुस्तरद करती है। लेकिन इन इल्ज़ामात का शोर मरकज़ और इदारों के लिए मज़ीद तशवीश का बाइस बनता जा रहा है और यही तमाम पहलू मिलकर इस बहस को तक़वियत दे रहे हैं कि अगर सूबे में इंतशार, बदएतमादी और सिक्योरिटी बहरान मज़ीद गहरा हुआ तो गवर्नर राज के नफाज को एक सियासी ऑप्शन के तौर पर ज़ेर गौर लाया जा सकता है। और यह बहस दरअसल
उस बड़े सवाल की जानिब इशारा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा में रियासती रिट किस सतह पर मुतासिर हो रही है और इसे बहाल करने के लिए किस नौयत के इक़दाम नागुज़ीर तसव्वुर किए जा रहे हैं। बहरहाल अब ये तमाम इल्ज़ामात वफाकी हुकूमत की जानिब से लगाए जा रहे हैं और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन गवर्नर राज लगने के हवाले से आइन के आर्टिकल 231 से 237 तक मुकम्मल वज़ाहत मौजूद है। वफाकी हुकूमत सूबे के हालात के पेश नज़र आइन की हदूद में रहते हुए फैसला करने की मजाज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात का शिकार है, जहाँ गवर्नेंस का नामो निशान नहीं है, करप्शन अपने ज़ोरों पर है, इंतज़ामी ढांचा तबाह हो चुका है और सबसे बढ़कर सिक्योरिटी के हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि आवाम की जानो माल की हिफाजत एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आ रही है। और ज़राए के मुताबिक मौजूदा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सरबराही में सूबाई हुकूमत मुकम्मल नाकाम नज़र आ रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए महज सियासी हरबों तक महदूद रह गई है। वज़ीर आला ने इंतज़ामी अमूर से कता ताल्लुक़ किया हुआ है और उनका सारा फोकस सियासी नारों और वफाक से टकराव पर मरकूज़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से जारी दहशतगर्दी का तदारुक करने की बजाय वज़ीर आला और उनकी पार्टी उनकी हलीफ बनी हुई है और नौबत सरपरस्ती तक पहुंच चुकी है। ऐसे में मारूजी हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि सूबे में एक ऐसा इंतज़ामी ढांचा तश्कील दिया जाए जो सूबे को दरपेश चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला कर सके। सूबाई हुकूमत की मुतनाज़ पॉलिसीज़ न सिर्फ सूबे के अवाम बल्कि कौमी सलामती के लिए बेहद दर्जा तशवीशनाक है। अब तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट तैयार की गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ मुमकिन गवर्नर राज के नफाज को हुकूमत का सियासी हरबा करार दे रही है। शेख वकास अकरम कहते हैं कि एलिमीन गंडापुर के जाने से पहले भी गवर्नर राज की बातें बार गवर्नर ने खुद कहा और वफाकी वजीर भी कहते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, आज दोबारा किसी एजेंडे के तहत ये मामला उठाया गया है। यानी तहरीक इंसाफ इल्ज़ामात के जवाब में हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रही है, जबकि ये हकीकत है कि इस वक्त दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि न सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज कर रही है बल्कि वो उनके खिलाफ ऑपरेशन के रास्ते में भी दीवार खड़ी कर अफगानियों को पनाह भी दी जा रही है। इस हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि तीनों सूबों से अफगानियों को निकाला जा रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। इस वक्त नईम हैदर पिजौता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नईम साहब, एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल की बाज़गश्त है, हाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिस्पॉन्ड्स टू इट सर? बहुत शुक्रिया यहाँ साहब, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात यह है कि इस हुकूमत जेली के पास मैंडेट ही नहीं है अवाम का, और ये किसी और सूबे में जहाँ अवाम का मैंडेट है वहां की बात कर रहे हैं, तो इनके पास इख्तियार नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये इससे पहले भी उन्होंने धमकियां दी, सिर्फ वज़ीर आला से डरे हुए हैं, वो इनके मुताबिक चल नहीं रहे, वो लेट नहीं रहे, वो लेट जाएं, वो अपना मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, वो अडयाला जेल न जाएं, इनके मुताबिक अच्छे बच्चे बन के बने रहे तो फिर वो ठीक है। तीसरी बात यह है कि इससे पहले भी इन्होंने वज़ीर आला के खिलाफ कैंपेनें चलाई, दहशतगर्दी के हवाले से, अफगान तालिबान के हवाले से, कभी मंशियात की चलाते हैं, कोई इनके पास सबूत नहीं है। ये तमाम खुद करप्शन के अंदर घिरे हुए हैं, मुलव्वस हैं और डील के जरिए मसनद पर बैठाए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तो पूरी चार्जशीट रख रहे हैं और सब्सटैंशियल एविडेंसेस रख रहे हैं। वो कहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो सारी गवर्नर रूल लगाने के लिए, वो तो पूरी हैं। देखिए, गवर्नर रूल लगाने के लिए मैंने पहले कहा कि आपको इनके पास मैंडेट नहीं है। मैंडेट है इमरान खान के पास, अगर वो गवर्नर राज लगाना चाहें तो उनको वजीर आजम बनाए, तो वो पंजाब के अंदर लगा सकते हैं, सिंध के अंदर लगा सकते हैं। इमरान खान साहब तो जेल में है ना सर, गवर्नर। देखें, झूठे केसेस के अंदर जेल में है ना, अवाम ने तो 8 फरवरी को उनको मुंतखब किया, तो जेल में अपने नजरिए की वजह से हैं, कोई करप्शन की वजह से नहीं है, बदयांती की वजह से नहीं है। कोई कितनी मिलें निकाली हैं, कितनी फैक्ट्रियां निकाली हैं, निकाली आपने घड़ी निकाली आपने साइफर निकाली आपने इद्दत केस निकाला आपने अलकादा ट्रस्ट निकाला आपने 9 मई का बयानिया निकाला। आपके पास तो कोई ऐसा नहीं आया कि अपार्टमेंट्स निकल आए, शुगर मिल्स निकल आए या चपरासी के अकाउंट में पैसे निकल आए। चौथी और पांचवी बात यह है कि देखें, गवर्नर राज लगाने के लिए भी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने बात की है वो पूरी करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि आइन पाकिस्तान क्या कहता है। आइन पाकिस्तान ये कहता है कि किसी सूबे के अंदर गवर्नर राज उस सूरत हाल के अंदर लग सकता है कि जब वहां लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हो, जब वहां बाहर से कोई वार का खतरा हो, जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान हो। तो कोई ऐसी चीज नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का खतरा भी है, बाहर से खतरात भी है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एज वेल, और फिर जायद क्राइसिस सिचुएशन तो बनी हुई है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में हुकूमत के पास तो ये पूरे पाकिस्तान को हर वक्त रहता है कि इंडिया हमला करेगा? देखें, अगर एक्सटर्नल की बात आप कर रहे हैं तो वो तो हर वक्त ही रहता है कि इंडिया हमला करेगा पूरे पाकिस्तान पे, वफाक पे, तो फिर पूरे पाकिस्तान में आप एवरीबॉडी नोज के इस वक्त केपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है सर, दहशतगर्दी का खतरा तो है वहां पे।
लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का अगर कंपैरिजन कर लें तो बलूचिस्तान इससे ज्यादा बुरी सूरत हाल है। वहां पर ज्यादा लोग मिसिंग हैं, वहां पर लेकिन ज्यादा बलूचिस्तान के चीफ जान मिनिस्टर ये तो नहीं कह रहे ना कि ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, या वहां की हुकूमत तो ये रियासती बलूचिस्तान पॉलिसी के के चीफ खिलाफ मिनिस्टर आके इसलिए नहीं नहीं कह खड़ी रहे ना सर। क्योंकि जी वो इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, अवाम के मैंडेट से नहीं आए, और वो क्योंकि जिन्होंने उनको भिजवाया तो वो उनकी लाइन ले रहे हैं। छठी चीज ये है कि देखें, इमरान खान ने बातचीत से मसले का हल निकाला जब 2018 से 22 तक उनकी हुकूमत थी, दहशतगर्दी कंट्रोल होगी, ड्रोन रुक गए, लेकिन उससे पहले ना उसके बाद दहशतगर्दी कंट्रोल हो सकी। तो जो फार्मूला इमरान खान है, इमरान खान से जाकर अडयाला जेल में एडवाइस लीजिए अगर आपने उसके ऊपर काबू पाना है। सातवीं ये चीज है कि देखें, कोई दहशतगर्द अगर आता है दहशतगर्द बॉर्डर पार से, अफगानिस्तान से, तो वो बॉर्डर से गुजर के आता है। बॉर्डर संभालना सूबाई हुकूमत का मामला नहीं है, सूबे के अंदर मामला संभालना वो सूबाई हुकूमत का काम है। सूबे के अंदर बेहतरीन तरीके से वो कर रहे हैं, पुलिस भी, CTD भी और वजीर आला खुद जाते हैं मौके पर। नहीं तो नहीं साहब, क्या आप हुकूमत के साथ तसादुम चाहते हैं? देखिए, हुकूमत जेली है जी, हुकूमत इमरान खान की है, इधर राज इमरान खान का चलना चाहिए, इमरान खान को वजीर आजम बनाना चाहिए। ये कौन सी हुकूमत है जिसको जो अपने वार्ड भी आ रहे हुए हैं, जो डॉक्टर यास्मीन राजपूत इमरान कह खान को सकती किस है। उसूल के तहत वजीर आजम बनाना चाहिए सर? सर थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। देखिए, मतलब इमरान खान तो इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया, इमरान खान ने, वो जेल में है। जमहूरियत के रूह से, अवाम के वोटों से आपने वजीर आजम बनाना है। बट इमरान खान साहब तो प्लेइंग फील्ड के अंदर ही नहीं थे सर, उनको वजीर आजम कैसे लगा दी, ये कैसे कह सकते हैं आप? इमरान खान ही प्लेइंग फील्ड के अंदर हैं, इमरान खान ही इस लोगों की आखिरी उम्मीद है। खान साहब ने कौन सा इलेक्शन कंटेस्ट किया के सर? जरिए लाया गया ना, शहबाज शरीफ साहब को भी डील के जरिए बिठाया गया, तो ये तमाम लोग तो डील के जरिए रियान साहब बिठाए गए ना। इनको मैं तो नहीं साहब, मैं तो पब्लिक के लिए, वो कहते हैं ना नेशन वांट्स टू नो, ये इमरान खान साहब ने तो इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया, फिर उनको वजीर आजम कैसे लगा दें? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब नायल थे, उन पे करप्शन और बदयांती के मुकदमात थे, उनको डील के जरिए उनके खत्म करा के आयल किया गया, और इमरान खान को कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा, उनको सजा देके जेल में डाला गया। तो इस सजा को तो लोग नहीं मानते, आवाम की अदालत सबसे बड़ी होती है, और बाकी ये जो अदालतें, आप अदालतों को भी नहीं मानते? जाहिर है सजाएं अगर खत्म होनी है, विंडिकेट होना है, तो वो तो अदालतों ने करना है ना। नहीं, अदालतों की आजादी छीन ली जाए, इस्तीफे जज दे रहे हैं, तो सर फिर अब आपने करना सबूत क्या है? मतलब आई मीन सड़कों पे निकलेंगे, कोई धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, तसादुम की फजा कायम करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हम एहतजाज ना करें तो ये कहते हैं ये एहतजाज नहीं चला रहे, इनकी तहरीक कमजोर होगी। अगर एहतजाज चलाएं तो ये दफा 144 घरों में छापे मारे, गिरफ्तारी करते हैं। तो अदालत ना जाए तो कहते हैं अदालत नहीं जाए गए, अदालत जाए तो कहते हैं जी कि जज अपनी मर्जी करेंगे। तो हम अदालतों में भी गए हुए हैं, और जमहूरी एक हमारे पास तरीका एहतजाज का है, वो भी हम करेंगे, पुरअमन करेंगे। ये कब करेंगे और कहां एहतजाज कर रहे होंगे नईम साहब? देखें, पूरे पाकिस्तान में करेंगे, पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान बंद करेंगे? बिल्कुल जी, ये तमाम हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम पाकिस्तान का कोना कोना जो है वहां निकले, सड़कों पर रोड्स ब्लॉक तो सर करें। अगर, क्योंकि आपके पास बड़ा क्या सादा सा एहतजाज सवाल है, जब इससे पहले जितने जेली एहतजाज आपने निजाम किए, को हटाना इवन है। इमरान खान साहब की प्रेजेंस में किए, क्या वो प्रोडक्टिव हुए पीटीआई के लिए या काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए? क्या चीज जी? इससे पहले आपने जो एहतजाज करके देखे हैं, वो पीटीआई के लिए प्रोडक्टिव हुए हैं या काउंटर प्रोडक्टिव हुए हैं नईम साहब? बिल्कुल प्रोडक्टिव हुए हैं। इस जेली निजाम का मजीद चेहरा एक्सपोज हुआ है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। बाकी रहेगी, देखें, हार और जीत जो है ना, ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि कब हमें जीत मिलेगी। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम हक में हैं और हक जीतेगा। नहीं, लास्टली हर एहतजाज आपको अपनी मंजिल से बहुत पीछे ले जाकर फेंकता रहा है, और जाहिर है मंजिल यही भी तो बानी पीटीआई की रिलीज हो, जो कैद लोग हैं, कैदी हैं, वो रिलीज हो जाए, वो नहीं हो सका ना नईम साहब। तो क्या स्ट्रैटेजी तब्दील नहीं हो सकती है? क्या कोई बातचीत या मफामत का रास्ता पीटीआई इख्तियार करने को तैयार नहीं है? देखें, हमने हमला नहीं किया जेल पे या सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे किया था हमला। नैब के ऊपर जब पेशी पे बुलाया गया था मरीम नवाज साहबा को, तो उन्होंने वहां भी हमला कर दिया था। हम जो है ना, वो जमहूरी लोग हैं। अगर हम उस ऑप्शन की तरफ जाते हैं ना, जो इन्होंने ऑप्शन इख्तियार किया है, ठीक है जी, तो फिर इनको लेने के देने पड़ जाते हैं। हम तो हमेशा कानून और आइन की बात करते हैं, उसके अंदर रह के कोई भी मामला करने की बात करते हैं। ये कोई भी ना कानून को देखते हैं, बातचीत इस वक्त कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या ऑन कार्ड्स ये ऑप्शन मौजूद नहीं है पीटीआई के पास? लास्टली सर, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक।
बातचीत वाला मामला गुजर गया है जी। नईम साहब, हमें बहुत गोली मारे और हम कहें जी आए जी बैठ के आपके साथ लड्डू खाते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पिछौता हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त भी है, उस पर किसको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बात करेंगे उसके साथ। 27वीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का भरपूर साथ दिया, लेकिन एनएफसी अवार्ड में तरमीम पर भरपूर मुखालिफत की, जिसकी वजह से हुकूमत को एनएफसी अवार्ड में तरमीम के मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब जैसे ही 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो हुकूमत ने फौरी तौर पर 28वीं तरमीम में फिर से एनएफसी में तरमीम करने का इंदिया दे दिया है। अब सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी जो पहले ही मज़ामत करती नजर आई, वो एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मज़ामत करेगी या फिर इस बार हुकूमत पीपल्स पार्टी को कायल करने में कामयाब हो जाएगी। बज़ाहिर ऐसा मुश्किल दिखाई देता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ इस हवाले से ताउन करे, क्योंकि बिलावल भुट्टो तो ऐसा तासुर दे रहे हैं जिससे ये वाज़ेह होता है कि अब की बार भी पीपल्स पार्टी का पहले जैसा रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हुकूमत 27वीं तरमीम पर में सूबों का हिस्सा ख़त्म करना, पीपल्स पार्टी ने दिफा किया है। 28वीं तरमीम से खेलना आग से खेलने के मुतरादिफ है। अब मौजूदा सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती जा रही है। जैसे ही 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, हुकूमत ने बगैर किसी वक्फे के 28वीं तरमीम के जरिए एक बार फिर एनएफसी अवार्ड में तब्दीली का इशारा दे दिया। अब ये वो नुकता है जिसने सियासी माहौल को एक बार फिर गरमा दिया। असल सवाल अब भी यही है कि पीपल्स पार्टी इस बार क्या करेगी। क्या वो दोबारा वही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगी जो पहले अपनाया था, या फिर हुकूमत किसी न किसी तरह से उसे कायल करने में कामयाब हो जाएगी। बज़ाहिर हालात ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के ताउन के इम्कानात नहायत कम है। बिलावल भुट्टो के हालिया बयानात, पार्टी की सूबाई खुद मुख्तारी के बयानिए पर मुस्तकिल जोर और सिंध हुकूमत की जानिब से मरकज़ की माशी पॉलिसीज़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी शायद पहले से भी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि एनएफसी अवार्ड सूबों का सबसे बुनियादी मालियाती हक़ समझा जाता है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मालियाती वसाइल का जो हिस्सा मिला था, वो पहली बार उन्हें वफाकी निसार से कदरे आज़ाद करता है। पीपल्स पार्टी क्योंकि 18वीं तरमीम की अहम मुहर्रिक जमात थी, इसलिए वो एनएफसी के ज़रिए सूबों की मालियाती खुद मुख्तारी में किसी भी किस्म की कटौती को अपनी सियासी और नज़रियाती शिकस्त तस्वुर करती। ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो का ये कहना कि हम सूबों के हुकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे, इस बात की तरफ इशारा है कि एनएफसी में तब्दीली पीपल्स पार्टी के नज़दीक सुर्ख लकीर है। अब सवाल यह है कि हुकूमत दोबारा एनएफसी में तरमीम क्यों करना चाहती है। इसके पीछे चंद अहम पहलू हैं। पहला सबब यह है कि वफाक शदीद माली दबाव का शिकार है। बढ़ते हुए कर्जे, दिफाई अखराजात, सूद की अदायगियाँ और महदूद टैक्स बेस ने वफाकी हुकूमत के मालियाती ढांचे को कमज़ोर कर दिया है। हुकूमत का ख्याल है कि माली वसाइल का इतना बड़ा हिस्सा सूबों को देने के बाद वफाक के पास अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए गुंजाइश कम रह जाती। दूसरा अहम नुकता माशी इस्लाहात की वो शराइत है जो आलमी मालियाती इदारे वफाक पर डाल रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि एनएफसी की नई तरतीब के ज़रिए वफाक के पास ज़्यादा माली गुंजाइश आए ताकि माशी पॉलिसीज़ किसी हद तक मुस्तहकम हो सके। एक और दलील ये भी दी जा रही है कि सूबों को वसाइल तो मिलते हैं लेकिन वो अपनी टैक्स इस्लाहात पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से माशी बोझ फिर भी वफाक पर ही आता है। लेकिन पीपल्स पार्टी इस दलील को तस्लीम करने के लिए बज़ाहिर तैयार दिखाई नहीं देती। उसका मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने अपने मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोई संजीदा इक़दाम नहीं किए, इसलिए सूबों से हिस्सा कम करना नाइंसाफ़ी होगी। पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि वफाक अपनी नाकामियों का मलबा सूबों पर डाल रहा है, जबकि सूबों ने अपनी तमाम तरक्याती मनसूबे उन्हीं वसाइल से चलाने होते हैं। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी एनएफसी अवार्ड में तरमीम में ना सिर्फ मुखालिफत कर सकती है बल्कि मुमकिना तौर पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों सतहों पर एक भरपूर मज़ाहमत की तैयारी भी कर सकती है। अब ये सवाल बाकी है कि क्या हुकूमत पीपल्स पार्टी को रजामंद कर लेगी। वाकिफ़ान हाल के नज़दीक हुकूमत के लिए ये काम इतना आसान नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को एनएफसी में कोई कमी बेशी कबूल कराने के लिए वफाक को न सिर्फ मजबूत माशी दलाइल देने होंगे बल्कि अमली यकीन दहानी भी करानी होगी कि सूबों के इख्तियारात मुतासिर नहीं होंगे। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ज़ाहिर 28वीं तरमीम हुकूमत बड़ी शद्दोमत से कह रही है वो आएगी, और इस हवाले से एमक्यूएम का भी बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है कि वो जो चाह रहे थे उसको इनकॉर्पोरेट 140A वाला मामला भी है वो किया जाएगा 28वीं तरमीम में। तो क्या एनएफसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के कहने पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती? पहली बात तो ये बताओ, एनएफसी के हवाले से जब ये एनएफसी अवार्ड जो है ना मुतफ़क़ा तौर पे ये एक मंजूर हुआ था और उसमें यही पार्टी थी कोई हिंदुस्तान की अफगानिस्तान की पार्टियां नहीं थी। इन्हीं पार्टियों ने एनएफसी अवार्ड किया और मैं कहता हूँ कि इसमें पंजाब का और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून का बड़ा किरदार था कि उन्होंने छोटे सूबों को जो ना वो इख्तियारात भी दिए, छोटे सूबों को उसमें शेयर भी बढ़ा के दिए। अब क्या मसला है
वही पार्टियां हैं, वही एनएफसी अवार्ड है। आप कहते नहीं इसको कम करो, लेकिन ये तो मफरूजे के ऊपर बात है, प्रैक्टिकली ये चीज तो नहीं है, मगर फिर भी आपके मफरूजे पे मैं जवाब दे देता हूं। दूसरी बात ये कि मैं ये कहूंगा कि उसमें एनएफसी में तो ये लिखा गया कि ये रेशो जो ना ये बढ़ता रहेगा, अब बढ़ने की बजाय कम का सवाल। मैं आपके सवाल से पहले ये भी जवाब दे देता हूं, यकीनन मशरकी और मगरबी सरहद पे टेंशन है, यकीनन हमारे फौजी जो अखराजात है वो डिफेंस बढ़ते बजट रहे। का मामला है जी। जी बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सारी जिंदगी के लिए एनएफसी अवार्ड पे कट लगा ले। यकीनन ये मेरे जाती राय है, ये हो सकता है कि बाबा सुबह जो है ना वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, क्योंकि अखराजात कम हो रहे हैं, तो उसके ऊपर जरूर मैं कहता हूँ सबको सोचना चाहिए। मगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमेशा के लिए उसको कम करें, तो ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं है। और फिर उसके बाद ये सूबों को शोशा छोड़ना, फिर 18वीं तरमीम बता रहा हूं आपको, मिसाल के तौर पे हेल्थ है, मैं आपको हवाला दूं, कराची के जना अस्पताल का केस जो वफाक का था, सिंध हुकूमत वो केस सुप्रीम कोर्ट में हार चुकी थी, मगर हारने के बावजूद वफाक कह रहे हम नहीं संभाल सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, सिर्फ एक डिफेंस का मामला नहीं, फिर दूसरा एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग जो है हुकूमत करती है, यानी वो जो बैरूनी कर्जों की अदायगी है उसमें भी एक बहुत बड़ा चंक चला जाता है, तो विफाक के पास क्या बचता है? तो ये बैरूनी कर्जे आज से शुरू हुए, एनएफसी अवार्ड के वक्त नहीं थे, ये सारे मसाइल उस वक्त नहीं थे, जो हिंदुस्तान के साथ हमारी दुश्मनी आज ही हुआ है, तो ये सारी चीजें तो उस वक्त भी थी, अब क्यों याद आ रहा है सारी चीजें? तो मैं ये समझ रहा हूं कि हर मसले का एक हल होता है। इस तरह जाके ये मुखबरों को, टोलों को मुस्तफा कमाल की सरबराही में हमारे पीछे लगाना, 18वीं तरमीम खत्म कर देंगे, आपको एनएफसी अवार्ड खत्म कर देंगे, आपका जो है ना वो सूबे बना देंगे। ओ बाबा पहले ये तो सोचो आपकी 2/3 मेजॉरिटी है भी कि नहीं है, कितने बढ़ के मार रहे हो, समझ लेना 3800 पे एमएनए बनने के बाद। सवाल ये कि ये सारी चीजें क्या पीपल्स पार्टी के मर्जी के बगैर हो सकती है? अवल तो मैं आपको तादाद की बात बता रहा हूं कि तादाद नहीं पूरी होगी सेनेट और कौमी असेंबली में। और जी जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, जाहिर है पीपल्स पार्टी के बगैर तो नंबर्स पूरे करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत के जो अहम इत्तेहादी हैं उनमें ये तनाव बढ़ेगा, तो फिर हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, हुकूमत के लिए खतरे की घंटी नहीं है। हुकूमत ने पीटीआई के लोगों को तोड़ तोड़ कर मरोड़ के इलेक्शन कमीशन के जरिए नायल वायल करा के उसने तो 170 पूरे कर दिए। 169 में वज़ीर आज़म की सीट होती है, तो वो 170 उनके पास है, तो वो पीपल्स पार्टी के सारी की वफाकी में जरूरत नहीं है, सेनेट में जरूर जरूरत है, 2/3 मेजॉरिटी में जरूर जरूरत है उसमें। तो मैं ये समझ लो कि इस तरह हरबे इस्तेमाल करने के बजाय सियासी बातचीत से बात हो जाए। और क्या ऐसा चीज आगे, मैं अपने तरफ से एक चीज कह रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन की बात हो सकती है, ये मेरी जाती राय। एनएफसी के ऊपर कट लगाना हमेशा के लिए ये मेरे ख्याल में न तो सही है, न पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होगा। ठीक, तो 28th अमेंडमेंट के अंदर क्या होने जा रहा है फिर कादिर खान मंदोखेल साहब? क्योंकि जाहिर है ये कोई राज तो नहीं है ही नहीं है। मफरूजे के ऊपर आप सवाल कर रहे हैं, तो आप ही बता दो क्या हो रहा है, मैं फिर भी जवाब दे नहीं, मफरूजा तो तब हो ना जब हुकूमत डिनाई कर रही हो। हुकूमत खुद कह रही है कि 28वीं तरमीम आ रही है, तो फिर मफरूजा कैसे हो गया सर? हुकूमत ने तो पहले भी मसौदा छुपाया था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट करके पूरे पाकिस्तान को, आवाम को बता दिया है। और हुकूमत अगर फिर भी इस तरह चुप छुपा के अगर कोई मसौदा पास करा सकती है, 2/3 मेजॉरिटी है, तो जरूर कर ले। नहीं तो पीपल्स पार्टी के साथ तो बात करनी पड़ेगी, जहां पीपल्स पार्टी के राजी नहीं हो वहां तो नहीं हो सकेगा। और फिर ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि 2/3 मेजॉरिटी के अलावा पीपल्स पार्टी एक 58 साल की तारीखी एक पार्टी है, या अवामी कुव्वत भी है पीपल्स पार्टी के पास। ये ना सोचे कि हमारे पंजाब में तादाद कम है, हमारे वफाक में कम है, तो जो आपने पीटीआई के बर्गर बच्चों को डरा धमका के चुप कर दिए, ये पीपल्स पार्टी की जाले जो ये गुरीले, ये किसी फांसी से, किसी कोड़े से, किसी जेल से ये डरने उड़ने वाले नहीं होते। ठीक, डॉक्टर साहब, हुकूमत ये एमक्यूएम पर्टिकुलरली कहती है ना कि हमारे कुछ कंसर्न्स थे जो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सके 27th अमेंडमेंट के अंदर, तो अब हुकूमत का भी ये ख्याल है कि अब उनको एडजस्ट किया जाएगा 28th अमेंडमेंट के अंदर। तो अगर वो कंसर्न्स तो जाहिर है काफ़ी रिलेटेबल है, पीपल्स पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी को आप कह रहे हैं कि कायल करना जरूरी होगा हुकूमत को बिफोर 28th अमेंडमेंट। देखिए एमक्यूएम का मसला क्या है। एमक्यूएम कहते हैं आर्टिकल 140A कहते हैं जो ना वो इख्तियारात दिए जाए, इख्तियारात ऑलरेडी है। फिर एमक्यूएम चली गई है पंजाब असम्बली, वहां करारदाद पास कराए। इन अक्लमंदों को ये नहीं पता कि जिस असम्बली से आप करारदाद पास करा रहे हैं उन्होंने 3 साल से इलेक्शन ही नहीं कराए बल्दियाती। फिर अगर वो इलेक्शन कमीशन के प्रेशर पे उन्होंने कानून भी बनाया तो बगैर मेयर का, यानी लाहौर को 14 टुकड़ों में तकसीम करके कोई मेयर नहीं होगा।
पिंडी मुल्तान का कोई मेयर नहीं होगा। और क्या ये फार्मूला वो सिंध को तजवीज देंगे एमकेएम वाले? और फिर पिछले जो इलेक्शन हुआ बल्दियाती में, वहां तो एमकेएम डर की वजह से खौफ के मारे जो ना उन्होंने इसीलिए वो हिस्सा ही नहीं लिया है। अब जिस पार्टी ने कोई बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, उसका पूरे सिंध में एक काउंसलर ना हो, वो कहते हैं बल्दियाती इख्तियारात। तो आपकी मेयर गुजरे 40 साल में आपने कराची में हुक्मरानी की है, आपने क्या किया कराची में? पीपल्स पार्टी का मेयर तो अभी 2-2.5 साल से आया हुआ है, और आप देख रहे हैं आपके सामने काम हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक, मधुखेल साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत डॉक्टर कादिर खान मधुखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से सख्त तरीन क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जिसके नताइज आदाद शुमार की सूरत में गैर मामूली हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में ही 3,195 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 3,215 मुकदमात दर्ज हुए, 12,000 से ज्यादा गाड़ियां थानों में बंद की गई, जबकि 50,000 से ज्यादा चालान किए गए। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 20 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माने की मद में वसूल किए गए। इसी के साथ पंजाब हुकूमत ने धुएं और फजाई आलूदगी में इजाफे को रोकने के लिए चिंची रिक्शों, ऑटोज और मोटरसाइकिल्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्हें बंद करने के साथ साथ मालिकान के खिलाफ FIRs भी दर्ज हो रही हैं। ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब सूबे में पहले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम गैर मौसर है और लाखों शहरी रोजगार के लिए इन्हीं छोटी गाड़ियों पर इन्हिसार करते हैं। कानून के नफाज के नाम पर अचानक सख्त इक़दामात ने न सिर्फ शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया है, बल्कि हज़ारों दिहाड़ीदार घराने रोजी से महरूम होते महसूस हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कमसिन मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि उनमें से कई बच्चे ऐसे जिनके शनाख्ती कार्ड्स तक नहीं है, ऐसे कम उम्र अफराद जिनके पास फिलहाल लाइसेंस बनाने की अहलियत नहीं है, उन पर FIRs दर्ज करना कानूनी सवालात को जन्म देता है। हेलमेट ना पहनने पर कार्रवाई ज़रूरी होनी चाहिए, लेकिन तालिब इल्मों और आम शहरियों को हथकड़ियाँ लगाकर हवालात में डालना कानून के हकीकी मकसद से इनहराफ दिखाई देता है। अब देखा जाए तो कानून बनाना और इस पर अमल दरामद कराना यकीनन किसी भी हुकूमत का इख्तियार है और जिम्मेदारी भी, लेकिन इसका दुरुस्त तरीका यह है कि फैसलों से पहले आवाम को मुनासिब वक्त, आगाही और मुतबादिल फराहम किया जाए। पंजाब में बर्क रफ्तारी से किए जाने वाले इस क्रैकडाउन ने एक तासुर पैदा किया है कि शायद इंतजामिया ने समाजी और माशी असरात का जायजा लिए बगैर सिर्फ आदाद शुमार और सख्ती दिखाने को तरजीह दी। चिंची रिक्शा, ऑटोज़ और फिर मोटरसाइकिल बंद करने का फैसला आलूदगी कम करने के लिए तो हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इन हज़ारों अफराद के लिए मुतबादिल रोज़गार क्या है जो इन्हीं गाड़ियों पर अपने घरों का चूल्हा चलाते हैं। रियासत का फ़र्ज सिर्फ कानून नाफिज करना नहीं, बल्कि माशी और समाजी ज़िंदगी को चलाने के लिए मुआविन माहौल फराहम करना है। पंजाब में ट्रैफिक मसाइल का हल सिर्फ गिरफ्तारियों, भारी जुर्मानों और मुकदमात में नहीं छुपा। असल ज़रूरत मुनासिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मरबूत ट्रैफिक प्लानिंग, सड़कों की बेहतरी, ट्रैफिक एजुकेशन और शहरियों को सहूलत देने की है। जब तक शहरियों को महफूज, सस्ती और मुनासिब ट्रांसपोर्ट मैसर नहीं होती, सिर्फ सज़ा पर मबनी इक़दामात ना ही पायदार और ना ही मौसर साबित होंगे। मौजूदा सूरत हाल में आम शहरियों को यूँ महसूस हो रहा है कि रियासती मशीनरी की सख्ती का असल बोझ उसी पर डाला जा रहा है, जबकि अफसरशाही के वो तबकात जो मुफ्त पेट्रोल, सरकारी गाड़ियाँ और आसाइशें लेते हैं, इन पॉलिसी से मुतासर नहीं होते। ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि इन इक़दामात से आवाम का हुकूमत और इदारों पर से एतमाद कम हो रहा है। कानून का असल मकसद शहरियों की हिफाजत और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, ना कि उन्हें हरासा करना या सज़ाओं के बोझ तले दबाना है। अगर हुकूमत वाकई सड़कों को महफूज बनाना चाहती है तो उसे सख्ती के साथ साथ इंसाफ, तवाज़ुन और इंसानी एहतराम को भी मुकद्दम रखना होगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नीपा चुरंगी के करीब 3 साला इब्राहिम की हौलनाक मौत ने कराची शहर को एक बार फिर झंझोड़ कर रख दिया है। खुला मैनहोल, अंधेरा, पानी का तेज बहाव और रखी ना जाने वाली हिफाजती रुकावटें, ये सब मिलकर एक ऐसा सानेहा बन गए जिसने एक मासूम की जान छीन ली। 15 घंटे की तवील तलाश के बाद जब रेस्क्यू एहलकारों ने 1 किलोमीटर दूर नाले से बच्चे की लाश निकाली तो न सिर्फ खानदान बल्कि पूरा इलाका गम गुस्से से भर गया। वालिदैन और शहरियों का एहतजाज और इलाके की वीरानी सब इस बात का सबूत है कि शहर में जारी ये मसला महज एक इंतजामी गफलत नहीं बल्कि एक वसी तर समाजी और शहरी तनाज़े का आईना है। अब 3 साला मासूम बच्चे की हलाकत पर उसकी वालदा गम से निढाल हो गई। वालदा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की वापसी की रही। वालदा का रोते रोते और निढाल हालत में गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आगियाहें हैं, सिसकियाँ हैं, दुहाइयाँ हैं। बहरहाल ये सवाल अपनी पूरी गहराई के साथ फिर सामने खड़ा हो गया है कि आखिर ये वाक़यात बार बार क्यों रूनुमा हो रहे हैं। मैन होल्स का खुला होना किसी एक दिन की गलती का नतीजा नहीं है बल्कि बरसों से चली आने वाली शहरी बेतरतीबी की निशानी है।
कराची जैसे बड़े शहर में लाखों की आबादी रोजाना इन्हीं सड़कों से गुजरती है। बच्चे इन्हीं रास्तों पर खेलते हैं और वालिदैन अपनी जानें हाथ पर रखकर हर मोड़ पर खतरात के दरमियान सफ़र करते हैं। मैन होल के ढक्कन का गायब होना सिर्फ एक चीज़ की निशानदेही करता है कि यहाँ शहरी तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर कमज़ोर हो चुका है और इसके नतीजे में इंसानी ज़िंदगी की कदर कम होती जा रही है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए ये सवाल उठाया कि मैन होल पर आखिर ढक्कन क्यों नहीं था। ये सवाल हर शहरी के जहन में भी गर्दिश कर रहा है। कराची में खुले मैन होल्स अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की खामी नहीं रहे बल्कि ये अमली तौर पर मौत के खुले दरवाजे, मौत के परवाने बन चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि मैन होल का ढक्कन किसने हटाया, बल्कि ये कि फौरी तौर पर ख़तरा क्यों महसूस नहीं किया गया। निशानदही, रुकावटें, चौकियाँ, रात के औकात में निगरानी, ये सब इंतज़ामी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। जब शहर में तरक्याती काम हो तो आम दिनों की निस्बत ज़्यादा हिफाजती इक़दामात दरकार होते हैं। किसी एक गफलत से ऐसी कीमती जान का ज़िया न सिर्फ ख़ानदान के लिए नाकाबिले तलाफ़ी सदमा होता है बल्कि शहर की इज्तिमाई सोच को भी मजरूह करता है। असल मसला ये है कि शहरी सहूलियात के निज़ाम को अमानत समझकर चलाने की सोच कमज़ोर पड़ गई है और खुले मैन होल्स इस बात का ऐलान है कि चंद बुनियादी हिफाजती उसूल मुसलसल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। ऐसे वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़कों और पाइपलाइंस का नाम नहीं बल्कि इसके मरकज़ में इंसान और इसकी ज़िंदगी है। अगर हर तरक्याती काम के साथ हिफाजती प्रोटोकॉल सख्ती से नाफिज हो जाए, हर इलाके की निगरानी मौसर हो और शहरियों को बर वक्त इत्तला मिले तो ऐसे सानहात को कम से कम किया जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि शहर में शहरी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत बुनियादों पर असर नौ तरतीब दिया जाए। ये एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। इंतज़ामिया, शहरी इदारे और आवाम सब इसमें बराबर के शरीक हैं। जान का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहला फ़र्ज़ है और कराची में तो पिछले दिनों ट्रैफिक चालान की बहुत गूंज सुनाई दी। चालान करना अच्छी बात है, चालान कीजिए, लेकिन इन चालानों से इकट्ठे होने वाला रेवेन्यू जिसको आम आवाम की फलाह पर खर्च होना था वो उन पर खर्च क्यों नहीं किया गया? क्या चालान से जमा होने वाली रकम से मैन होल को बंद नहीं किया जा सकता था? वो सवालात हैं जिनके जवाबात इंतज़ामिया को देने होंगे। जाहिर है वो अवाम जो इन खुले मैन होल्स का सामना कर रहे हैं, मौत के परवाने जिनमें बट रहे हैं, वो आज भी आसमान की तरफ हाथ बुलंद करते हैं, कहते हैं तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।